हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग वापस से जो सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक है जिसका नाम है अर्थ आवर हैबिटेट, उसका चैप्टर 7 यहाँ पे हम लोग आज कवर करने वाले हैं। इसका टाइटल है आवर कंट्री इंडिया। तो 6 चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने इसको जा करके नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। चलो देखो, ज्योग्राफिकल एक्सपेंस की बात की जा रही है। सबसे पहले इंडिया की। इंडिया जो है एक बहुत वास्ट कंट्री है। आप ज्योग्राफिकली देखें तो, चाहे आप टोपोग्राफी के मामले में देखें, चाहे आप बाउंड्री के मामले में देखें, चाहे आप वैरायटी के मामले में देखें कि फीचर्स के जो फिजिकल फीचर्स हैं इस पे, ठीक है, बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है इंडिया, लोगों के मामले में भी और फिजिकल फीचर के मामले में भी। इसकी जो बाउंड्री है उसको अगर देखें तो नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा हिमालय। सबसे आपका नॉर्दर्न साइड में हिमालय इसकी बाउंड्री बनाती है। आप फिर साउथ में जाएंगे तो इंडियन ओशियन जो है आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से यहाँ पे फैला हुआ। ये आप देख सकते हैं इंडियन ओशियन। हालांकि दोनों तरफ इंडियन ओशियन ही है, तीन तरफ से आप बोल सकते हो उसको, बट इसके अलग अलग ब्रांचेज है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अभी चलो छोड़ो उसको। साउथ में आपका इंडियन ओशियन मानना है। वेस्ट में आपका क्या है, ये आपका अरेबियन सी है। और ईस्ट में जो इसकी बाउंड्री बनाती है वो बनाती है आपका बे ऑफ बंगाल। बेसिकली ये दोनों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इसी के दो ब्रांचेज है किसके, इंडियन ओशियन की। ठीक है, तो ये आपकी बाउंड्री हो गई इंडिया की। फिर से नॉर्थ में आपका हिमालय हो गया, साउथ में आपका इंडियन ओशियन हो गया, वेस्ट में आपका अरेबियन सी और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल इंडिया की बाउंड्री। कुछ ज्योग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। इसका एरिया सबसे पहले देखते हैं इंडिया का कितना है। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर लाख में बोले तो लगभग 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो है वो टोटल एरिया है। एक्सटेंट की बात करें तो आप नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखेंगे कि उत्तर से लेकर के, यानी कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक कितना उसका, कितने किलोमीटर का वो फैलाव है, और ईस्ट से वेस्ट तक आपका कितने किलोमीटर का फैलाव है ये वाला। तो नॉर्थ साउथ यानी कि कश्मीर से लेकर के जो कन्याकुमारी तक का जो इसका इंडिया का एक्सटेंट है वो कितना है, 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर जो है ये वाला जो आपका पोर्शन है। ऐसे आप मापेंगे इसको, मेजर करेंगे तो इतना लंबा है ये। ईस्ट वेस्ट देखेंगे गुजरात से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये आपको मिलेगा, अरुणाचल हो गया, हाँ अरुणाचल तक हो, यहाँ पे जो भी मतलब कि इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक ईस्ट वेस्ट साइड में इंडिया जो है वो कितना फैला हुआ है। तो ये है आपका 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। पॉपुलेशन देखो, इसमें देखो डेटा जो दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, चूंकि एनसीईआरटी थोड़ा पुराना होता है तो अगेन मैं बार बार आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहा था, उसमें भी आपको बोला था कि एनसीईआरटी के डेटा पे रिलाय नहीं करना है, क्योंकि पुराना हो जाने के कारण वो अब यूज के लिए उतना मतलब रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, अब 10 साल पहले का, 5 साल का पहले का डेटा आप नहीं यूज कर सकते एग्जाम में। अभी कुछ पूछ देगा तो आप जाकर के मार दोगे, वहाँ पे टिक कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, अपडेट कर लेना उस डेटा को, कुछ कोई भी डेटा दिया हुआ रहे तो। स्टैटिक डेटा जैसे एरिया तो चेंज नहीं होगा ना इंडिया का, बट बाकी सारी चीज़ें जो चेंज हो सकती है उसको करना है। जैसे पॉपुलेशन क्या है कि यहाँ पे 120 करोड़ जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे दी गई है इस बुक में, लेकिन हमें मालूम है कि अभी 140 से ज़्यादा हो गया है, 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है इंडिया की। ग्लोबल रैंक भी देखो यहाँ पे दिया हुआ था कि चाइना फर्स्ट था पॉपुलेशन के मामले में, इंडिया जो है वो सेकंड था, लेकिन अब ये उल्टा हो गया है। इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, चाइना को इसने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है वर्ल्ड का, अब इंडिया है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए आपके। देखो एक टर्म दिया गया है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, तो जब कोई लैंड का टुकड़ा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। जैसे इंडिया का ये जो पोर्शन है जिसको हम लोग डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है, डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है बेसिकली, इंडियन पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो, डेक्कन या फिर इंडियन। तो ये आपका 3 तरफ से देखो, इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, और इधर आपका क्या है, इंडियन ओशियन है। तो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, तो ये पेनिनसुला हो गया। प्रायद्वीप बोलते हैं जिसको आपका हिंदी में। लोकेशनल सेटिंग की बात करिए अगर इंडिया का, तो सबसे पहले ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। पूरा का पूरा जो भारत है, पूरा का पूरा जो इंडियन लैंड है वो 0 डिग्री जो यानी कि इक्वेटर है उससे ऊपर उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो है पड़ता है। अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री जो ग्रीनविच की लाइन है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, उससे आपका वेस्ट ईस्ट की तरफ पड़ रहा है, और 0 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर है उससे आपका
नॉर्थ की तरफ पड़ रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये हेमिस्फीयर क्या होता है सब कुछ हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर से उसमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जा चुकी है। फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है वो इंडिया को हाफ पार्ट में जो है वो डिवाइड करती है, बीच से गुजरती है इंडिया की। देखो यहाँ से ये आपका 24 डिग्री हो गया, तो इसका थोड़ा सा नीचे हो गया 23.5 डिग्री, यहाँ से ये जाती है, आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पे त्रिपुरा में एंट्री कर करके यहाँ बंगाल, उड़ीसा ये सब आकर के यहाँ पे गुजरात से निकल जाती है ये, ठीक है, राजस्थान ये सब होते हुए 9 स्टेट से टोटल क्रॉस करती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है फिलहाल कि ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। ये जो कर्क रेखा होती है, जो आप टॉपिक ऑफ कैंसर बोलो, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नाम है उसके, यहाँ से गुजरती है अपनी कंट्री से। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, जैसे हमने किलोमीटर में तो देख लिया, लेकिन लैटिट्यूड के मामले में कितने डिग्री का डिफरेंस है और लॉन्गिट्यूड के मामले में कितने डिग्री का डिफरेंस है वो समझो। तो लैटिट्यूड का मतलब कि नॉर्थ और साउथ, ये देखो ये आपका 36 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो। अब टोटल नॉर्थ में है तो नॉर्थ ही लैटिट्यूड होगा इसका। यहाँ पे आप देखो कि 8 डिग्री लैटिट्यूड है, तो लगभग 8 डिग्री से लेकर के 36 डिग्री तक ये जो फैला हुआ है। एकदम पर्टिकुलर बात करें तो 36 डिग्री आपका 6 मिनट, 36 डिग्री 6 मिनट यहाँ से लेकर के ये पोर्शन हो गया आपका। फिर ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये सब कवर किया जा चुका है। मैं देखो बार बार रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले लेक्चर के बाद मैं इस पर रिपीट करूँगा तो इसका मतलब है कि आपने देखा नहीं होगा उसको। अगर आपने देखा नहीं है तो ये आपका रिस्क है, ठीक है। फिर भी चलो उतना मैं बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाए। देखो जो आपका डिग्री होता है ना, उसको फर्दर अगर डिवाइड करो तो उसको मिनट से डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री को 60 मिनट में, मिनट्स को इस तरह से लिखते हैं 60 मिनट को, फिर 1 मिनट को 60 सेकंड में डिवाइड करते हैं। जैसे आप टाइम में करते हो ना, उसी तरीके से आपका ये लैटिट्यूड वगैरह के मामले में भी होता है। तो 4 मिनट ये आपका मिनट्स है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, क्लियर, यहाँ पे नीचे। और वहाँ से लेकर के 37 पॉइंट या फिर 37 डिग्री 6 मिनट तक का जो है फैलाव है, जो लैटिट्यूड का फैलाव है, यानी कि लगभग 29 डिग्री का। यहाँ पे 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ लगभग 29 के राउंड होगा। फिर लॉन्गिट्यूड के एक्सटेंट की बात करें, यानी कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की, देखो यहाँ पे ये है आपका, 1 मिनट, लेट मी इरेज दिस, 68 डिग्री दिख रहा होगा आपको ईस्ट, पूरा का पूरा ईस्ट में ही होगा। फिर 96 डिग्री ईस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हालांकि प्रॉपर 96 नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आगे है 96, तो यहीं पे थोड़ा सा इधर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़। तो इसका जो एक्चुअल एक्सटेंट है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से ये वाला जो पोर्शन होगा, वहाँ से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूरा का पूरा जो एक्सटेंट है वो है लॉन्गिट्यूड के मामले में, ठीक है। तो लैटिट्यूड का एक्सटेंट आपका 8 डिग्री से लेकर के आपका 37 डिग्री तक, और लॉन्गिट्यूड आपका 68 डिग्री से 97 डिग्री तक, ये इसका लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो है वो फैलाव है, एक्सटेंट है। फिर ये जो आपका लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस आया, टाइम जोन जो डिस्कस किया था हमने पिछले चैप्टर्स में, उसमें देखा था कि 1 डिग्री जब आप मूव करते हो ईस्ट टू वेस्ट कहीं भी, तो कितने कितने मिनट का फासला आ जाता है, 4 मिनट का। 1 डिग्री के बराबर 4 मिनट होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसी तरीके से 10 डिग्री आगे चले गए ईस्ट की तरफ, तो आप लगभग 40 मिनट जो है वो आगे हो जाओगे। आप पीछे ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है वो इंक्रीज होता है, वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है वो डिक्रीज होता है। सब डिस्कस कर चुके हैं, किससे, 0 डिग्री से, ग्रीनविच मीन लाइन से, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। टाइम जो है वो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिसाइड होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो इंडिया का हमने देखा कि जो गैप है लॉन्गिट्यूड का, वो जो 97 और आपने ये देखा 68 डिग्री ये वाला देखा ना, तो लगभग कितने डिग्री का आपका डिफरेंस है, 1 मिनट, हाँ 29 डिग्री का डिफरेंस आया ना। आप उसको थोड़ा सा खड़ा करके देखोगे माइनस करके, तो लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस आएगा। तो मैंने आपको भी बोला कि 1 डिग्री का डिफरेंस आने से 4 मिनट का डिफरेंस आता है, 4 मिनट का। तो 29 डिग्री से लगभग कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आप सीधे इसको अगर राउंड फिगर में ले लो तो 120 मिनट के राउंड हो जाता है। अब 1 डिग्री घट गया तो 116 मिनट हो जाएगा, लगभग 2 आवर्स का, ठीक है। 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है आपका इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। यानी कि अगर सन यहाँ पे 6 o'clock में अरुणाचल में उग रहा है, तो गुजरात में जो है वो सन 2 घंटे के बाद उगेगा, क्योंकि ये वेस्ट में है, गुजरात जो है वो वेस्ट में है। सबसे पहले सन ईस्ट में उगेगा,
मतलब वेस्ट के मुकाबले तो ईस्ट में पहले उगता है सन। सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि कोई भी आपका नया लेक्चर देखने से पहले उसके पिछले चैप्टर्स को जा करके आप देख लो, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट वो रिपीट होंगे फिर आगे। एनसीईआरटी उसी तरीके से लिखा गया है ना कि पहले आपको एक एक करके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाए जाते हैं, फिर उसके बेस पे जो है फर्दर आपको जो ग्रेजुअली जो है प्रोसीड करवाया जाता है चैप्टर्स में। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो लोकल टाइम का हमने बात किया था उसमें उधर जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात की थी हमने कि लोकल टाइम क्या होता है, जहाँ पे सन राइज होता है, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में जब सन राइज होगा फिर आपका सनसेट होगा, तो उसके हिसाब से वहाँ पे टाइम जो है वो डिसाइड होता है। यानी कि एक सुई आप रख देते हो, फिर वो जो है वो धीरे धीरे उसका शैडो बनाते रहता है। मतलब लोकल टाइम का मतलब वहाँ की अपनी टाइम, यानी जैसे अरुणाचल में जो है वो सन डिफरेंट टाइम पर आपका राइज होगा, गुजरात में आपका डिफरेंट टाइम पे जो है वो राइज होगा। बट क्या है ना कि अब एक ही कंट्री के पार्ट है हम लोग, तो इसको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। अब सोचो ना कि यहाँ पे अगर 6 o'clock हो रहा है और हम ये डिसाइड कर दे कि चलो इसका 6 o'clock माना जाएगा पूरी कंट्री में, तो बेचारा गुजरात वालों की हवा दिक्कत हो, मतलब कि गुजरात वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। सोचो, क्योंकि वो 4 बजे उसके लिए 6 o'clock फिर हो जाएगा, तो कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। वो रास्ता हम लोग कैसे निकालते हैं, वो स्टैंडर्ड टाइम जोन एक बनाते हैं। उसके बाद जैसे अभी देखेंगे हम लोग 82.5 डिग्री पे हमने इसको बीच से एक लाइन मान लिया है कि ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो होगा। तो ये जो टाइम डिफरेंस आया 29 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूडनल हमारा डिफरेंस है, तो इसके कारण से जो आपका अरुणाचल है, जो एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि जो सबसे नॉर्थ, ये सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है अरुणाचल और सबसे वेस्ट वाला जो पॉइंट है गुजरात, उसके बीच कितना का डिफरेंस आ जाता है, आपका 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यानी कि सन हमेशा 2 घंटे पहले उग जाता है। कहाँ पे, अरुणाचल में। किसके हिसाब से, गुजरात के हिसाब से। आप सोच करके खुद देखो ना कि यहाँ पे जब 6 बज रहे होंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही बज रहे होंगे, तो इसको उठा करके अगर 6 बजे से या फिर यहाँ पे 10 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 8 बज रहे होंगे। तो अगर आप ऑफिस का टाइम किसी के लिए 10 बजे है और एक ही टाइम मानते हो पूरे इंडिया में, और इस वाले पॉइंट के हिसाब से आप मान लोगे अरुणाचल वाले पॉइंट के हिसाब से, तो ये तो 10 बजे ऑफिस ठीक चला जाएगा अरुणाचल वाला आदमी, लेकिन ये बेचारा इसको 8 बजे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी अभी बस सन राइज ही हुआ है, ये उठा ही ये चुपचाप अभी, और ब्रश व्रश करते करते इसका 8 बज जाएगा मतलब। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या हुआ है कि एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो है वो मान लिया गया है, इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए। वो कौन सा है आपका, वो लॉन्गिट्यूड आपका होगा 82.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री 30 मिनट, यहाँ से पास होती है। जो इलाहाबाद के नहीं, देखो ये 80 डिग्री आपको दिख रहा है, तो यहाँ से लगभग आपका क्रॉस करेगी। ठीक है, लाइन परफेक्ट नहीं है बट चलो आपको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा। ये हो गया आपका 82 डिग्री ठीक 30 मिनट, इसको ऐसे लिख लो, या फिर 30 मिनट आप सीधे इसको ऐसे लिख लो। जो भी 82.5 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड होगी उसको हमने मान लिया है। 1 मिनट यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड होगी, आपको ग्रीनविच वाला टाइम जब मैंने बताया था उसमें ये बताया था कि कोई भी लॉन्गिट्यूड पे जितना टाइम उस समय हो रहा होगा, जहाँ जहाँ से लॉन्गिट्यूड वो गुजर जाएगी, हर जगह उतना ही टाइम होता है। तो ये जो यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड गुजरी है इलाहाबाद से, नैनी से, यहाँ इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी टाइम होगा, अगर यहाँ पे 6 o'clock हो रहा होगा तो बोलेंगे कि पूरे इंडिया में जो हम मान लेंगे कि 6 o'clock हो रहा है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो अरुणाचल हो। एक बीच का रास्ता हमने बेसिकली निकाल दिया। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। जैसे ग्रीनविच जो है वो आपका एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है 0 डिग्री, उससे हम पूरे वर्ल्ड का जो है वो मेजर करते हैं। मतलब ईस्ट जाओगे तो इधर होगा, वेस्ट जाओगे तो फिर इधर होगा। ठीक है, घटे का टाइम या बढ़ेगा। उसी तरीके से हमने इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो सेट कर दिया, वो है आपका 82.5 डिग्री। क्लियर। तो जितना भी टाइम इस लॉन्गिट्यूड पे आपका होगा उतना ही टाइम पूरे इंडिया में होगा। इस पे आपका 10 o'clock होगा, तो जैसे जो 10 o'clock आपका होता है 10 बजता है, तो इस पे 10 बजता है, तब आपके यहाँ 10 बजता है। यानी पूरे इंडिया की घड़ी एक ही होगी, एक ही लाइन जो है वो इंडिया से गुजरी है। तो इंडिया के पास एक टाइम जोन सिर्फ है। अगर इसमें हम लोग 2 टाइम जोन इस तरह से बना देते तो इधर वाले के लिए अलग टाइम जोन हो जाता, इधर वाले के लिए अलग हो जाता, इधर वाले के लिए अलग हो जाता। ठीक है, वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती। काफ़ी कंट्री में है ये सारी चीज़। जैसे आप देखो कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है और कनाडा है, ये बहुत आपका जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है, जैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ 29 डिग्री का है, उसके यहाँ और बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला उसके पास ये उपाय है ही नहीं कि बीच से, जैसे क्या है ना कि इसके लिए 1 घंटा थोड़ा सा मैनेज कर लिया इसने, 1 घंटा इसने मैनेज कर लिया, तो चलो काम बन गया। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूंकि लॉन्गिट्यूडनल
आपका एक्सटेंट है, आपका यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इवन कि रसिया में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम जोन है। जैसे यहाँ पे आप कनाडा में देखोगे सिंगल टाइम जोन तो है नहीं, तो यूनाइटेड स्टेट में 7 टाइम जोन है, फिर कनाडा में 6 है, रसिया में आप जाओगे तो 11 है। ये सब डिस्कस किया जा चुका है। तो इसके कारण से यहाँ पे जैसे ही आप एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाते हो तो आपको अपनी घड़ी जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी उस टाइम जोन के हिसाब से, नहीं तो आप दो दो घड़ी फिर रखो, अलग अलग टाइम जोन के लिए अलग अलग घड़ियाँ चलती है। लेकिन इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, तो एक ही घड़ी होता है, वो पूरे देश के लिए एक टाइम जो है वो बताता है। ठीक है, तो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब इंडिया के पड़ोसियों की बात करते हैं, नेबर्स की बात करते हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो बहुत सारे नेबर्स हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे नेबर्स हैं। देखो पाकिस्तान जैसे नेबर्स जीने नहीं देते। ठीक है, तो चलो मजाक नहीं करते, समझते हैं इसको। लैंड बॉर्डर पहले आप देख लो कि लैंड से कौन कौन सा जो है वो हमारा जो कंट्री है वो सटा हुआ है, और जो आइलैंड जो नेबर्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो लैंड बाउंड्री सबसे पहले देखो, एक आपका पहला पाकिस्तान, दूसरा है आपका अफगानिस्तान। यहाँ पे देखो ये वाला बाउंड्री हो गया, ये जो आपका एरिया है जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये आपका पाकिस्तान टच करता है इन स्टेट्स को। फिर अफगानिस्तान जो है वो आपका जम्मू कश्मीर को टच करता है। एक्चुअल में देखो क्या है ना कि ये एरिया हमारे पास अभी नहीं है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है फिलहाल। इसको मतलब ये कब इधर आएगा वो अलग चीज़ है, बट फिलहाल हमारे पास नहीं है, इस पर कब्जा है पाकिस्तान का। तो एक्चुअल में हम सीधे अफगानिस्तान, अभी ये हमारे पास पोर्शन होता तो हम सीधे अफगानिस्तान में घुस सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। तो फिर भी चूंकि ये हमारा हिस्सा है, हमारी कंट्री का हिस्सा है ये, तो हम मानते हैं कि अफगानिस्तान मतलब ये हमारा है ही, इसमें मानना कुछ नहीं है, डिस्प्यूट हो जाएगा भाई फिर तो। ठीक है, तो अफगानिस्तान इधर ऊपर लगता है। चलो फिर इधर चाइना आपका देखो, आपका जम्मू कश्मीर, ये सारा हिमाचल वगैरह हो गया, उत्तराखंड, ये सबसे आपका चाइना लगता है। हालांकि तिब्बत है उसके पहले, लेकिन तिब्बत को चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है। नेपाल है आपका, फिर इधर फिर भूटान है आपका, फिर यहाँ पे देखो आपका म्यांमार है जो त्रिपुरा, ये मिजोरम वगैरह, मणिपुर वगैरह से लगता है ये। फिर आपका इधर बांग्लादेश है। तो कितनी कंट्री हो गई? 1 पाकिस्तान, 2 आपका अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 आपका भूटान, 6 आपका म्यांमार और 7 आपका बांग्लादेश। टोटल 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो आपके भारत की जो जमीनी सीमा है, लैंड बाउंड्री है, उससे जो है वो लगते हैं। फिर आपका आइलैंड वाले नेबर्स कौन से हैं? देखो यहाँ पे श्रीलंका है, पानी वाले मतलब पड़ोसी जो हो गए, श्रीलंका इधर हो गया, और फिर मालदीव हो गए। यहाँ पे देखो आप देख पा रहे हो इधर ये मालदीव है ये पूरा। तो ये 2 पड़ोसी आपके आइलैंड वाले हो गए। पाक स्टेट के बारे में एक फैक्ट है, देख लो। पाक स्टेट, ये आपका स्टेट का मतलब डिस्कस किया था मैंने कि एक होता है स्टेट, एक होता है इस्थमस। तो स्टेट जो 2 आपका वाटर बॉडीज को मिलाए, और इस्थमस का मतलब होता है 2 जो लैंड एरिया को मिला दे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पतली सी नैरो सी जो है वो एक वाटर बॉडी है जो मिलाती है आपका बे ऑफ बंगाल को किससे? अरबियन सी से या फिर इंडियन ओशियन से। तो इसको पाक स्टेट बोलते हैं। किसके बीच में है ये? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है यहाँ पे। चलो, तो ये कुछ कितना हमारे पास स्टेट है, कितना ये सब यूनियन टेरिटरी है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को देखते हैं। देखो टोटल स्टेट के, ये 2014 का डेटा इसमें दिया गया है, वो हमें यहाँ पे नहीं करना, इसीलिए मैंने कट कर दिया है। पहले 29 स्टेट था, अब चूंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट के लिस्ट से हटा दिया गया है, उसको यूटी बना दिया गया है। तो टोटल हमारे इंडिया में कितना स्टेट है? फिलहाल 28 स्टेट है। अगेन कब देख रहे हो आप, उसके हिसाब से ये डेटा इट में चेंज, तो आपको उस समय ध्यान देना पड़ेगा। कल को पता चले सरकार ने कुछ और स्टेट वगैरह कुछ इधर उधर कर दिया तो वो एडजस्ट हो सकता है। फिर तेलंगाना जो है वो 29th स्टेट बना था, 29वां जो राज्य था वो तेलंगाना बना था। कब? 2014 में। ठीक है, किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से जो है वो अलग होकर के, यहाँ पे देखो आंध्रा था, तोड़ करके यहाँ से ऊपर तेलंगाना बना दिया, नीचे आंध्रा बना दिया। तो ये 29वां स्टेट था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर हट गया स्टेट की लिस्ट से। तो ये अब सिर्फ और सिर्फ आपका 28 स्टेट है इंडिया में। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? पहले 7 थे, अब चूंकि JNK को बांट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, और 2 यूनियन टेरिटरी जो दादर नगर हवेली और वो आपका दमन दीव था, उन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है। तो ये एडजस्ट करोगे तो आपका 8 यूनियन टेरिटरी अभी आपका इंडिया में बच रहा है। कैपिटल क्या है इंडिया की? राजधानी दिल्ली है हमारी। और जो ये राज्यों का निर्माण करने का जो बेसिस था, जो फॉर्मेशन था, कि किस बेसिस पे स्टेट को फॉर्म किया गया था, तो लार्जली जो है जो स्टेट का डिवीजन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो किसके बेसिस पे हुआ है? वो लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, जैसे अभी तेलंगाना बना तो जो हालांकि इसमें तो दोनों तेलुगु ही बोलते हैं,
ठीक है, चलो तेलुगुओं के लिए अलग दे दिया गया। आपका तमिलियन के लिए देखो यहाँ पे जब पहले डिवीज़न हुआ था आंध्रा का, फिर वो तमिलनाडु का, तो जो तमिल बोलते थे इधर हो गया। फिर आपका मलयालम बोलते हैं जो केरला में है, कन्नड़ा बोलने वाले कर्नाटक में है, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में है। ऐसे देखोगे तो आप लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पे इंडिया में जो स्टेट का है वो डिवीज़न हुआ है। वो धार कमेटी वगैरह जब हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट वगैरह, तो उसमें अच्छे से इसको कवर करेंगे। साइज एक्सट्रीम की बात कर लें तो सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है साइज के मामले में वो आपका राजस्थान है, और एरिया के मामले में सबसे जो छोटा स्टेट है वो आपका गोवा है। पॉपुलेशन के मामले में डिफरेंस हो जाएगा, जैसे पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा हमारा स्टेट आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलो फिजिकल डिवीजन देखते हैं कि फिजिकली जो है वो इंडिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे यहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलेंगे नॉर्थ में, फिर प्लेटो है आपका, प्लेन्स है, कोस्ट है, ये आइलैंड है। तो इसके हिसाब से हम लोग 5 डिवीज़न इसका करते हैं, कुछ कहीं 7 भी 6 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। चलो फिलहाल 5 मानते हैं। सबसे पहला है हिमालय। ये ऊपर में आप जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा पोर्सन, ये यहाँ से जाती है हिमालय, फिर इधर मुड़ जाती है, ये पूरा ये वाला पोर्सन ये आपका हिमालयन रीजन है। ठीक है, माउंटेन्स में पहले डिवाइड किया हमने। दूसरा है आपका नॉर्दर्न प्लेन। ये जो हिमालय के जस्ट नीचे ये जो आप ग्रीन वाला पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये क्या है आपका नॉर्दर्न प्लेन है। मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपका नॉर्दर्न प्लेन हो गया पूरा। फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये जो आप इधर वेस्टर्न पार्ट में देख रहे हो ये आपका थार डेजर्ट है इंडिया का। फिर आपका पेनिनसुलर प्लेटो हो गया, ये पूरा का पूरा जो रीजन आप देखते हो ये आपका पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट है, ये जो आपका त्रिकोण में देख रहे हो ट्रायंगल शेप में। फिर आपका आइलैंड हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या करके। सबसे पहले हिमालय को, तो नाम का इसका मतलब क्या है, हिम प्लस आलया। ये आपका संस्कृत नेम है बेसिकली। हिम का मतलब होता है स्नो और आलय का मतलब होता है होम, अबोर्ड। ठीक है, तो अबोर्ड ऑफ स्नो यानी कि हिम का जो है वो घर एक तरह से। क्लियर, इसका नाम का मीनिंग हुआ हिमालय का। ये पूरा का पूरा आपका एक्सटेंट हुआ। स्ट्रक्चर अगर देख लें तो ये आपका एक एक्ट करता है किसकी तरह से, ये सेंटिनल की तरह, मतलब एक गार्ड की तरह, एक प्रहरी की तरह, सुरक्षा जो गार्ड होता है ना उसकी तरह इंडिया के लिए एक्ट करता है। यहाँ पे देखो पूरी का पूरा मुस्तैदी से जो हिमालय यहाँ पे खड़ा है, और इधर से नॉर्थ से जो आपका चिली कोल्ड विंड आता है आपका, कब खास करके जो विंटर में, वो आपको आने नहीं देता। नहीं तो अगर ये जो जैसे चाइना में फिर मौसम होता वैसा मौसम हमारे यहाँ हो जाता, पूरा बर्फ़ पड़ने लगता। लेकिन ये जो ठंडी बर्फीली जो हवाएं होती है जो नॉर्थ से आती है, उसको हिमालय क्या करता है, वो रोक देता है। इसीलिए एक जो है वो सुरक्षा गार्ड की तरह, जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारा मतलब इंडिया के लिए हिमालय काम करता है। यहाँ पे जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंज में जो है वो फैला हुआ है। देखो कौन कौन ये 3 है। सबसे आपका नॉर्दर्न साइड में है आपका ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ये नॉर्दर्न मोड साइड हो गया। ये देखो जो आप देख रहे होगे ये वाला पोर्शन, जो सबसे पहली आपको लाइन दिख रही है वो आपका नॉर्दर्न हिमालय, ये ग्रेट हिमालय की है, हिमाद्री बोलते हैं इसको। दुनिया के सबसे ऊंचे जो पीक्स पाए जाते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो फोल्ड माउंटेन है, ऊपर से यंग है। क्या है ये चीज़ें हमने कवर कर ली है। क्लियर, तो यहाँ पे हाईएस्ट, जैसे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट एवरेस्ट, वहाँ कहाँ पे पाई जाएगी, ये ग्रेट हिमालय में, नेपाल में पाई जाती है ये आपका। फिर मिडिल हिमालय आता है आपका बीच में, हिमाचल बोलते हैं इसको। तो ये साउथ है आपका हिमाद्री जो हो गया कि ग्रेट हिमालय के नीचे देखो ये आपका तो शिवालिक है। बीच वाला देखो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, जस्ट इसके बाद वाला ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है आपका मिडिल हिमालय, हिमाचल। तो यहाँ पे आपके बहुत फेमस ये आपके हिल स्टेशन है, जैसे आपका डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया, ये सब आपके किस में है, मिडिल हिमालय में है, हिमाचल में। फिर तीसरा जो रेंज आपको सबसे लास्ट में है वो है आपका शिवालिक, देखो नाम भी लिखा हुआ इधर, शिवालिक है आपका। ये सबसे तीसरा सदर्न मोस्ट आपका जो रेंज हुआ। तो 3 रेंज में हिमालय डिवाइड है आपका, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। चलो अभी के लिए जितना डिटेल अभी 6th क्लास में दिया हुआ है मैं उसके हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि इस पर तो डिस्कशन बहुत लंबा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हायर क्लासेस में मूव करेंगे उसके हिसाब से करते चलेंगे, रिपीट होगा अभी ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो टेंशन मत लो आप। फिर आपका हम लोग देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय जैसे ही आप क्रॉस करोगे, अगर आप नॉर्थ की तरफ से आ रहे हो तो हिमालय जैसे ही ख़त्म होगा आपका ये जो पूरा का पूरा जो वास्ट प्लेन आएगा, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन और द ग्रेट इंडियन प्लेन। ठीक है, हिमालय के आपका दक्षिण में है ये पूरा का पूरा लगभग फ्लैट है, बहुत ज़्यादा इस पर एलिवेशन का वेरिएशन नहीं है, फ्लैट एरिया है बिल्कुल। ये आपका बनाया, इसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकली है हिमालय से, चाहे वो इंडस हो उसकी ट्रिब्यूटरी हो,
इंडस का देखो, हालांकि इंडस तो ज़्यादातर पाकिस्तान में बहती है, बट उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो इंडिया में बहती है। जो आपका 5 नदियां हैं, सतलज हो गया आपका, रावी हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, ये आपका, तो ये ला करके इधर पंजाब वाला प्लेन बन गया। फिर आपका गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी निकली है उससे आपका इधर एक मिनट, उससे आपका आपका हरियाणा हो गया इधर, फिर आपका यूपी, बिहार, बंगाल, इसका जो है वो प्लेन बना है। फिर ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आती है, तो असम वगैरह के आसपास जो नॉर्थ ईस्ट में जो प्लेन बना है वो इससे बना है। ठीक है, तो जो 3 नदियां हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी हो गई, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई, यमुना हो गई, चंबल हो गई, बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो सहायक नदियां बेसिकली इसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो सेडिमेंट लाया गया है, जो डिपॉजिट्स लाया गया है, उसका जो जमाव होने से जिस प्लेन का निर्माण हुआ है उसको नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बोलते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन। सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ये बिल्कुल फर्टाइल होगा बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट से बना हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट है उसके लिए, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ये कल्टिवेशन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। और एंशिएंट टाइम से भी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहे, क्योंकि खाना तो आपको सबको चाहिए। अब पहले एकमात्र एग्रीकल्चर ही एक तरह से जो मेन आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था वही था। तो इसके कारण से यहाँ पे आपको वर्ल्ड के सबसे हाईली पॉपुलेटेड जो है एरियाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है पूरा नॉर्दर्न प्लेन का। जैसे आप आज भी देखोगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? यूपी की। कहाँ पे है? यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? बिहार की। 1100 आपका पीपल पर किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। एलोवियल डिपॉजिट क्या होता है? तो ये जो रिवर है इधर निकलती है हिमालय वगैरह से। बेसिकली कोई भी रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट वगैरह बहा करके ले जाएगी उसको क्या करती है? अपने बेसिन एरिया में डिपॉजिट करती है। बेसिन एरिया का मतलब जो जहाँ से वो बह रही है, बेसिकली वो एरिया, तो वहाँ पे वो डिपॉजिट करती रहती है। तो वो जो डिपॉजिट सेडिमेंट है उसको अलूवियल डिपॉजिट बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? तो एक बड़ी नदी होगी, उसमें कई सारी जो है वो रिवर्स जो है वो मिल रही होगी, उसको उसका ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, सहायक नदी जिसको बोलते हैं। वो अपना जो पानी है वो ला करके मेन रिवर में छोड़ती रहेगी। जैसे ये देखो गंगा दिख रहा होगा आपको, तो गंगा में यहाँ पे आकर के यमुना मिल गया, फिर इधर चंबल मिल जाएगा, फिर इधर आकर के आपको बहुत सारा घाघरा, गंडक, सोन, ये सब आपको इस पर मिलता रहेगा। ये उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, सहायक नदी। फिर डेजर्ट को देख लेते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है? ये वाला पोर्सन, थार डेजर्ट जो है अरावली के आपका पश्चिम में, ये आपका अरावली रेंज है, लेकिन ये अरावली जो पार्ट होगा वो आपका डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, वो आगे वाले में देखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे बहुत ड्राई है यहाँ पे, क्योंकि बारिश होती नहीं है। हॉट है, हॉट डेजर्ट के इसमें आता है। क्यों? क्योंकि लगभग आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कहाँ पे 24 डिग्री के अराउंड में है ये, तो हॉट होगा ये बहुत ज़्यादा। कोल्ड तो उधर होगा जो आपका पोलर एरियाज की तरफ होगा, पोलर हो गया, फिर 60 डिग्री से कम ऊपर हो। क्लियर? तो यहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी कम पाया जाता है क्योंकि बारिश कम होगी, मतलब जो भी, तभी तो ये डेजर्ट है ना। तो थार डेजर्ट यहाँ पे आपका है अभी लोकेशन, इतना ही अभी देख लो इसमें। फिर आपका पेनिनसुलर प्लेटो, तो पेनिनसुला मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। पेनिनसुला क्या होता है? जो 3 तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग मतलब कि वो लैंड का पार्ट जो 3 तरफ से आपका वाटर से घिरा हुआ, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो यहाँ देखो ये जो प्लेटो है इंडिया का, वो 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है पूरा। ठीक है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये नॉर्दर्न प्लेन के आपका साउथ में पड़ेगा। उधर से जब फिर से आप नॉर्थ की तरफ से आ रहे हो तो पहले आपको हिमालय मिला, फिर आपको नॉर्दर्न प्लेन मिला, फिर आपको मिल जाएगा क्या? पेनिनसुलर प्लेटो या फिर डेक्कन प्लेटो, जो भी आपको बोलना है बोल लो। क्लियर? शेप इसका क्या है? शेप लगभग आपका ट्रायंगुलर के रूप में है, त्रिभुजाकार है, इस तरह से आपको ये है। रिलीफ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ये अनइवन आपको रिलीफ मिलेगा। कहीं पे बहुत ज़्यादा आप ऊंचे ऊंचे आपको हिल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे रेंजेज है। जैसे इधर देखो, यहाँ पे आपको अरावली है, फिर विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है यहाँ पे, फिर ये आपका वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न साइड में आपका ईस्टर्न घाट हो गया। ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बीच में आपका पूरा प्लेटू रीजन हो गया। तो प्लेटू भी अच्छा खासा ऊंचा, जैसे छोटा नागपुर का प्लेटू हो गया, तो उस पर भी काफ़ी सारे हिल्स है। फिर आपका नीचे आओगे तो और मालवा प्लेटू हो गया, बहुत सारे प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू आपका नीचे हो गया। ठीक है, डेक्कन प्लेटू पूरे रीजन को नहीं बोलते हैं, पूरे रीजन को कंबाइन रूप से हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू को बोलते हैं, लेकिन डेक्कन प्लेटू इसमें सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा इधर। ठीक है, चलो फिर ये पेनिनसुलर प्लेटो को कंटिन्यू करेंगे। वो रिवर काफ़ी सारे यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगी। तो रिवर को इसमें 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। एक जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है उसको वेस्ट फ्लोइंग बोलेंगे, ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है उसको हम लोग ईस्ट फ्लोइंग बोलेंगे। तो वेस्ट की तरफ जो फ्लो होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, जो सबसे लंबी नदी है, वो 2 है। कौन है आपका? एक है आपका नर्मदा और दूसरा है आपका तापी।
ये देखो यहाँ से बह रही है आपका सतपुड़ा और ये विंध्या से के बीच से आपका नर्मदा जा रही है, फिर इधर से आपका तापी जा रही है। क्लियर? यहाँ पे और अभी ईस्टर्न वाला रिवर की बात आगे हम लोग अगले स्लाइड में करेंगे। की रेंजेस की अगर बात करें तो अरावली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो अरावली है राजस्थान में, यहाँ पे राजस्थान दिल्ली यहाँ तक जाती है, वो दिल्ली तक चली जाती है गुजरात से थोड़ा थोड़ा होते हुए। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज है। ये भी फोल्ड माउंटेन थी और कभी हिमालय की तरह यंग हुआ करती थी, बहुत ऊंचा हुआ करती थी, लेकिन बहुत पुरानी रेंज है। इसके कारण से यहाँ पे इस पर इरोजन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब ये धीरे धीरे घिस गई है। दिल्ली की तरफ जाओगे तो बहुत कम आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। जो आपका ये संसद भवन है, ये जो राष्ट्रपति भवन है वगैरह जो एरिया है, वो आपका वो रायसीना पे ही है, तो वो अरावली का पार्ट है। जेएनयू वगैरह के साइड जाओगे तो वो आपको साफ साफ दिखेगा। चलो तो ये बॉर्डर बनाती है आपका प्लेटो का, किधर से, ये जो आपका जो थार डेजर्ट हमने देखा नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये जो आपका पेनिनसुला प्लेटो है उसका बॉर्डर बनाती है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये अरावली हो गया। विंध्या उसके बाद है, यहाँ पे विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा है, ये आपका सेंट्रल रीजन में इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इधर वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। क्लियर? तो वेस्टर्न घाट देख लो थोड़ा सा। वेस्टर्न घाट को बोलते हैं हम लोग सह्याद्री। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये किसका है? वेस्टर्न घाट का। इसमें ये बहुत कंटिन्यूअस है, ये टूटा फूटा नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ये ऑलमोस्ट जो है वो कंटिन्यूअस है। थोड़े बहुत आपको गैप्स मिलेंगे, यानी कि क्रैक्स मिलते हैं, जिसको गैप बोलते हैं बेसिकली, जो माउंटेन के बीच में होता है तो उसको गैप बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं जिसको। पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट आपको इधर देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट जो अगर आप देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन, ये उतना कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। देखो ना, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे है, फिर आपका यहाँ पे है, फिर आपका यहाँ पे है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो वेस्टर्न घाट है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, बहुत ज़्यादा टूट फूट इसमें नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीलगिरी अन्नामलाई आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि गैप एरिया है। लेकिन वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट जो है आपको ब्रोकन है, अनइवन है, डिसकंटिन्यूअस है। रिसोर्सेस आपको मिलेगी। जो भी प्लेटू एरिया होता है, पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि प्लेटू एरिया काफ़ी मिनरल रिच होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाएंगे, इंक्लूडिंग मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो आयरन और वगैरह मिलता है आपको, कोल मिलता है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे आपका झारखंड में आपको कोल मिलेगा, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में, कर्नाटका सब में मिनरल्स अच्छा खासा मिलता है। ये कोस्टल प्लेन्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट है आपका, इसके वेस्ट में जाओगे तो ये आपका यहाँ पे जो कोस्ट की तरफ है एक प्लेन डेवलप हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। उसी तरीके से ईस्ट की तरफ आओगे, जो सी आपका बाउंड्री है, उधर देखोगे तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो दो आपका कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न की तरफ और आपका ईस्ट की तरफ। जो वेस्टर्न वाला है वो आपका वेस्टर्न घाट से वेस्ट है, चलो हमने ये देख लिया, बट ये नैरो है, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। ठीक है, ये देखो क्योंकि इसके पास थोड़ा लैंड बहुत कम है, ज़मीन बहुत कम है, ऊपर से इधर जो रिवर है ना वो क्या करता है, आपका डेल्टा नहीं बनाता। इतना आपको ध्यान रखना है। जो वेस्ट की तरफ जो नदी जाती है वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि एक तो इनफ लंबी नहीं है, यहाँ से निकलेगी वेस्टर्न घाट से यहाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो ईस्ट की तरफ नदी निकलेगी उसको अच्छा खासा टाइम मिलेगा ट्रैवल करने के लिए, तो वो क्या करेगी, उसके पास सेडिमेंट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जाकर के लास्ट में डिपॉजिट कर देगी, तो ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब नदियाँ जो अपने साथ सेडिमेंट बहा करके लाती है, वो लास्ट में क्या करती है, जो समंदर से मिलने के पहले वहाँ पे डिपॉजिट करना उसके मुंह पे जो है वो शुरू कर देती है। तो उसी कारण से ये फ्लैट जो है वो प्लेन बनने लगता है, तो उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ चलो लंबी नदी दो है भी, नर्मदा और तापी। आपके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए ना कि आपने बोला कि वेस्ट की तरफ नदियाँ ज़्यादा लंबी नहीं है, इसीलिए उनके पास सेडिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता तो नहीं बनाती। लेकिन दो नदियाँ तुम्हारे पास लंबी लंबी है ना, एक आपका नर्मदा है, एक तापी है जो वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इसको तो बनाना चाहिए, तो ये क्यों नहीं बनाता। तो देखो मेरे भाई, क्या है ना कि नर्मदा और तापी बहती है रिफ्ट वैली से, और यहाँ पे जो रॉक्स है इतने हार्ड हैं, और दो कंडीशन, एक तो रिफ्ट वैली से बह रही है तो उसके पास बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं होता इधर उधर जाने का, वो सीधे एकदम बहुत तेज़ी से और एक ही लाइन में वो बहती रहती है, क्योंकि वो वैली में बह रही है ऑलरेडी, एक प्रॉपर पहले से वो कोर्स उसको मिल गया है। ठीक है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा सेडिमेंट हो नहीं पाता। ऊपर से क्या है, वो हार्ड रॉक्स में बह रही है। ये जो पूरा पूरा प्लेटो रीजन है वो बहुत हार्ड रॉक्स के से बना हुआ है, तो इसको इरोड करना बहुत मुश्किल होता है। हिमालय जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, तो वहाँ पे इरोजन हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत कम होता है। तो एक तो इरोजन बहुत कम हुआ, दूसरा ये फास्ट भर रही है, तो सीधे सीधे जो कुछ इसके पास सेडिमेंट होता भी है, फास्ट भरने के कारण क्या करती है, सीधे सीधे वो अरेबियन सी में लेकर के उसको कूद जाएगी, मतलब सेडिमेंट सीधे गिर जाएगा कहाँ जाकर के, समंदर में। तो यहाँ पे एस्चुरी बनता है, डेल्टा नहीं बनता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जमाव होगा, उसको एस्चुरी बोलते हैं। डेल्टा थोड़ा सा जो बड़ा प्लेन होता है उसको बोलते हैं। तो इतना ध्यान रखना है
कि ये जो नदियां हैं इसके पास ज़्यादा सेडिमेंट नहीं होता है, ज़्यादा सेडिमेंट नहीं होगा तो डेल्टा बनेगा नहीं, जब डेल्टा बनेगा नहीं तो ये बहुत नैरो होता है जो वेस्टर्न कोस्टल आपका प्लेन है। ईस्ट की तरफ आएंगे तो ईस्टर्न घाट से आपका ईस्ट की तरफ ये आपका लोकेटेड है और ये ब्रॉडर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो बड़ी बड़ी नदियाँ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका महानदी है, इधर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर यहाँ कावेरी है। तो ये नदियाँ डेल्टा अपनी अपनी बनाती है और इस तरह से जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मुकाबले ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा ब्रॉड है। चलो अब जो ईस्ट की तरफ नदियां बह रही है उसको देख लेते हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया है। तो कौन कौन सी नदी है? महानदी आप देखो इधर उड़ीसा की तरफ बहती है। फिर आपका गोदावरी हो गया, महाराष्ट्र से निकल करके इधर आकर के आपका वेस्ट बंगाल में गिर जाएगी। सारी नदियां जो ईस्ट फ्लोइंग होगी वो कहाँ गिरेगी? वेस्ट बंगाल में। अरे वेस्ट बंगाल नहीं यार, मिस्टेक हो जाता है कभी। बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। ठीक है, कभी इधर टंग वंग स्लिप हो जाए, ध्यान देना। वो नीचे कोई कमेंट करके बता देना यार, ठीक है? कभी पता चले मैं कुछ गलत फैक्ट बोल जाऊँ। कभी कभी क्या है ना कि आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना आप उसमें घुस जाते हो कि ध्यान नहीं रहता। ठीक है, चलो तो बे ऑफ बंगाल है, हालांकि रिकॉग्नाइज हो जाता है तुरंत वो। तो जितनी सारी आपको नदियां इसकी तरफ गिर रही है बस इतना आपको ध्यान रखना है कि वो किधर गिरती है? बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है। फिर आपका कौन सी नदी है? कृष्णा है आपका, देखो यहाँ पे ये आपका कर्नाटका वगैरह ये आंध्रा वगैरह से बहती है। फिर ये कावेरी आपका तमिलनाडु की तरफ बहती है, ये यहाँ पे कावेरी। तो ये आपका जो ये 4 जो है वो इंपॉर्टेंट रिवर है आपका ईस्ट फ्लोइंग। कहाँ भी गिरेगी? यहाँ पे ड्रेन करेगी तो वेस्ट बंगाल ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। ठीक है, डेल्टा जो है आपका बनाती है ये सारी नदियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेल्टा यहाँ पे, जैसे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा हो जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो डेल्टा बनाती है, हमने डिस्कस कर लिया पिछले स्लाइड में। फिर ये आपका सुंदरवन डेल्टा, हालांकि ये आपका पेनिनसुलर प्लेटो में तो नहीं आता है जो सुंदरवन डेल्टा है, क्योंकि ये गंगा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे। ये जो पूरा का पूरा ये जो एरिया आप देख रहे हो ये आपका सुंदरवन डेल्टा है। कौन बना रही है? गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनती है। फिर इधर ब्रह्मपुत्र आकर के दोनों मिल जाती है यहाँ पे बांग्लादेश में। ठीक है, और ये बनाती है कंबाइंड रूप से डेल्टा, जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो नदियाँ आपको ध्यान रखना है, कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र। बे ऑफ बंगाल में जब गंगा गिर रही होती है, मतलब दोनों मिल करके जब गंगा और ब्रह्मपुत्र गिर रही होती है ना, तो वो सेडिमेंट ला करके यहाँ पे छोड़ती है, उससे ये बनता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन? सुंदरवन डेल्टा। शेप इसका क्या है? ट्रायंगुलर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आइलैंड देखते हैं अब। तो 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। इधर वाला देखो होगा आपका लक्षद्वीप आइलैंड, और इधर आपका ये जो पोर्शन देख रहे हो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हालांकि एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, हमने देखा था कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था 8 डिग्री से, मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप इसको, जैसे वो मेनलैंड का हो गया, लेकिन अगर चूंकि हमारे बाउंड्री में ही तो है कौन? अंडमान निकोबार, तो ये अगर देखोगे ये नीचे तक और है तो लगभग 6 डिग्री तक चला जाएगा, ये नीचे थोड़ा सा और आ जाएगा अगर आइलैंड वाले बाउंड्री को आपने इंक्लूड किया तो। लेकिन मेनलैंड को आप देखोगे तो 8 डिग्री के अराउंड से होता है। ठीक है, तो ये लक्षद्वीप आपका आइलैंड है, कहाँ पे है? लोकेटेड अरबियन सी में है, नीचे इधर अरबियन सी में। और ये कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड क्या है अगले स्लाइड पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलो फिलहाल अभी ये ध्यान रखो कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो क्या है? कोरल आइलैंड है, कोरल से ये बना हुआ है। और ये केरला का जो कोस्ट है उससे आपका इधर वेस्ट की तरफ आपका लोकेटेड है, केरला से नज़दीक है। जब भी आपको लक्षद्वीप जाना हो तो केरल वगैरह से आप जाकर के वहाँ से जा सकते हो, नज़दीक पड़ेगा आपको। अंडमान निकोबार यहाँ पे देखो इस साइड में है, कहाँ पे लोकेटेड होगा? ये बे ऑफ बंगाल में ऑब्वियस सी बात है लोकेटेड है, और इंडिया के मेनलैंड से काफ़ी दूर पड़ता है। देखो ये लगभग यहाँ पे सिंगापुर के अराउंड ये आ जाता है। नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे आते रहते हैं, जैसे जो आपका साइक्लोन वगैरह है, क्योंकि अरबियन सी है और वेस्ट बंगाल है। अरे भाई क्या हो गया मेरे टंग को आज? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चूंकि साइक्लोन वगैरह सी में बहुत ज़्यादा आता है ना, तो इसके कारण से ये दोनों जो आइलैंड है ये अफेक्टेड होते हैं आपके नेचुरल डिजास्टर से। सुनामी आया था 2004 में, इसके कारण से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। चलो कोरल को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो कोरल क्या है? देखो एक एनिमल होता है, एक मरीन एनिमल, समुद्री जीव एक होता है जिसका नाम होता है पोलिप्स। तो पोलिप्स का जो स्केलेटन होगा, जो उसकी खोल होगी, जो हार्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल में कोरल बोलते हैं। ये जब पोलिप्स क्या होता है ना कि मरते हैं तो ये फिर उस मरे हुए पोलिप्स पे ही दूसरा जो बाकी सारे जो पोलिप्स होंगे फिर ग्रो करना शुरू कर देंगे। जैसे एक पोलिप्स बना, मतलब ये सारे पोलिप्स मान लो है, ये मर गए, तो ये इसका जो स्केलेटन होगा कोरल होगा बेसिकली, ये यहाँ पे जमा रहेगा। इसके ऊपर नए पोलिप्स आकर के रहने शुरू कर देंगे, फिर ये मरेंगे तो इसके ऊपर फिर लेयर बन जाएगा स्केलेटन का, कोरल का मतलब। ठीक है, तो इस तरह से ग्रो करता रहेगा ऊपर की तरफ। और यहाँ पे जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो करके समंदर से बाहर निकल जाएगा सी से, तो आपको इस तरह से ये जो है वो कोरल आइलैंड जो है आपको बन जाएंगे, देखने को आपको मिलेंगे।
तो ये जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड था वो कौन सा आइलैंड है, वो कोरल आइलैंड है। कोरल क्या है, बस ये आपको ध्यान रखना है। चलो चैप्टर खत्म करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में। तो हमने देखा कि इंडिया जो है वो जोग्राफिकली जो है वो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, और इसको जो बाउंड्री है वो हमने देखा कि नॉर्थ में हिमालय है, फिर ओशियन से फैला हुआ है, मतलब कि ओशियन से घिरा हुआ आपका किधर, साउथ की तरफ। लैंडस्केप हमने देखा कि एक तरफ तो बिल्कुल फ्रीजिंग हिमालय है, मतलब उस पर जाओगे तो जम जाओगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है ऊपर जाने पे। दूसरी तरफ आपका ट्रॉपिकल हीट, आपका इधर नीचे आओगे तो बहुत ज़्यादा आपको आपका जो केरला की तरफ आ जाओगे तो इक्वेटर से थोड़ा नज़दीक आ जाते हो तो वहाँ पे आपको गर्मी मिलती है। ऊपर जाओगे तो आपको ठंडी मिलती है, हिल स्टेशन वगैरह मिलता है। फिर एक तरफ आपको डेजर्ट मिलता है, वहीं आपका दूसरी तरफ फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलता है नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी पैदावार होती है, इधर कुछ नहीं होता। पॉलिटिकली हमने देखा कि इंडिया जो है वो वहाँ पे 28 स्टेट थे, 29 नहीं है, 2014 का डेटा था ये। 8 यूनियन टेरिटरी थे आपके, 7 नहीं था, ठीक है। और ये आपका जो कंट्री है इसको हमें एक टाइम जोन का जो कन्फ्यूज़न था उससे बचाने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन हमने देखा था 82 डिग्री 30 मिनट जो हमने बांटा था, ताकि जो है वो इंडिया में एक ही तरह का जो है वो घड़ी रहे, एक ही तरह का टाइम चलता रहे। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।